नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज की वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन कथन कारण पर आधारित रहेंगे, क्योंकि इसके लिए देखिए हमारे एप्लीकेशन पे और ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज भी चल रही है सीजीपीएससी नॉलेज की, आप सबको पता होगा। तो उसके इससे आज के सेशन से आपको ये भी आभास होगा, आपकी ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके के किस स्तर के क्वेश्चन उसमें दिए जा रहे हैं, ताकि आपको ये हेल्प मिलेगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप स्पष्ट एक निर्णय ले पाएंगे। तो उसमें के क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है जो टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं उसके, ताकि आपको यह समझ में आ सके कि किस स्तर के सवाल आने की संभावना है। इंडियन ज्योग्राफी का जो सवालों का स्तर है पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा अप हुआ है। तो इस प्रकार के सवाल, जिस प्रकार से सवाल आ सकते हैं, उस प्रकार के सवालों को मैंने इसमें शामिल किया है। तो आप सब अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना और किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आज के सेशन में करना है कि आप बहुत से स्टूडेंट का डाउट आ रहा था, बहुत से एग्जाम रिलेटेड किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, सीजीपीएससी की या अन्य व्यापम के एग्जाम्स की कब तक आने वाले हैं, किस तरीके से एग्जाम होने वाले हैं। तो वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड जो सवाल थे, मैसेज में उनका जवाब देना संभव नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने और अमरदीप सर ने प्लान किया कि आप सबको एक लाइव सेशन रखा जाए, सीधी बातचीत आपसे की जाए, डायरेक्ट इंटरेक्शन रखा जाए, जिससे आप सारे डाउट्स हमसे पूछ सकें और वहां पर तत्काल आपको आपके जो आपके मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। इसलिए हम लोगों ने 22 दिसंबर शाम 7 बजे लाइव सेशन प्लान किया है। याद रखिएगा, सेव कर लीजिए डेट, 22 दिसंबर शाम 7 बजे 7 PM हम आप सबसे मिलेंगे और आपके मन में जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित डाउट्स हैं, किस तरीके से पेपर आ सकता है, क्या लेवल रह सकता है, किस तरीके से, जो सारी संभावनाओं पे हम बात करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं हम सारे क्लियर करने की वहां पर कोशिश करेंगे। सारे लोग जुड़ जाइएगा 22 दिसंबर शाम 7 बजे से। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। ठीक, चलिए पहला सवाल लेते हैं हम लोग। पहला सवाल है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत पर्वत स्थित है। भ्रंशोत पर्वत मतलब होता है ब्लॉक माउंटेन। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और न तो एक और न तो दो। तो यहां पर दोनों में से कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है। तो देखिए पहला देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 3% नहीं है, 2.4% है। ठीक है। मतलब अगर विश्व के क्षेत्रफल को हम लोग 100% ले लेते हैं तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अब यहां पर देखते हैं दूसरा, तो ये तो गलत हो गया। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत पर्वत अवस्थित है, यानी ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन किसको बोलते हैं? देखिए ये समतल भूमि है। अब इस भूमि का ये वाला हिस्सा जो है वो धंस गया अगर कहीं, तो ये 3 उंगली आप देखिए, मेरी 3 उंगली है और ये 2 उंगली धंस गई इधर से, तो ये बीच वाला जो है वो क्या होगा? माउंटेन रहेगा, एक पहाड़ बन जाएगा। अगल बगल की भूमि धंस गई तो बीच वाला क्या बन गया? पहाड़ बन गया। उसी पहाड़ को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो यहां पर आप देखिए इधर से किस तरीके से आकृति बनेगी, तो यहां पर से आप देखेंगे इस तरीके से आकृति बनेगी, इस तरीके से। ठीक है। ये वाला हिस्सा धंस गया तो इस तरीके से आकृति बनेगी, तो इसी को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, यानी ब्लॉक पर्वत। और इसी को बोलते हैं क्या? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी है ना। तो ये नीचे वाला जो है वो घाटी और इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत। तो यहां पर भारत की उत्तर पूर्वी सीमा, नॉर्थ ईस्ट वाली जो सीमा है, उस पर तो हिमालय पर्वत है 2500 किलोमीटर तक के आसपास के एरिया में, है ना। तो यहां पर उत्तर पूर्वी सीमा पर क्या है? हिमालय पर्वत है, न कि भ्रंशोत पर्वत है। तो यहां पर ब्लॉक माउंटेन जो है ना, वो विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये सब ब्लॉक माउंटेन है। तो ये जी ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा न तो 1 और न तो 2। ये डी आंसर इसका आ जाएगा, है ना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। डी आएगा इसका आंसर, न तो 1 और न तो 2। अब यहां पर देखिए, भारत, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। बोल रहा है उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई से अधिक है, बोल रहा है, पहला ऑप्शन। दूसरा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर डिसाइड किया गया है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और न तो एक और न तो दो। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर हम लोग देखेंगे भारत की, तो यह है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर हम देखें तो
उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर देखें, है ना, पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर हम लोग देखें तो यह है 2933 किलोमीटर। तो यहां पर देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई भारत की कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो पूर्व उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है पूर्व से पश्चिम की लंबाई की तुलना में। तो ये पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा डिसाइड किया गया है। 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा को, 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा, उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम घोषित किया गया है, प्रधान याम्योत्तर रेखा। उसके आधार पर भारत का समय का निर्धारण किया जाता है। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरी है, 0 डिग्री देशांतर। और भारत में क्या है, 82.5 डिग्री देशांतर, उसको IST डिसाइड किया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसके आधार पर भारत का पूरा समय का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। उसके अतिरिक्त आपको ये भी याद रखिएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारत मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 हो गया, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, 5 राज्य, 5 राज्यों से होकर प्रधान याम्योत्तर रेखा यानी IST गुजरती है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब देखो सिक्किम, सिक्किम यहाँ पे 3 देशों की सीमा को स्पर्श करता है। कौन कौन सा, एक है आपका नेपाल, नेपाल, दूसरा है आपका चीन, और तीसरा है आपका भूटान। ये 3 देशों की सीमा को स्पर्श करता है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करेंगे हम लोग तो पश्चिम बंगाल नेपाल की सीमा को छूता है ना, और नेपाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल छूता है आपका बांग्लादेश की भूमि, बांग्लादेश की सीमा को। मणिपुर, मणिपुर केवल एक देश की सीमा म्यांमार को छूता है, म्यांमार। और असम, असम जो है वो छूता है आपका, इधर नीचे साइड देखेंगे तो आप बांग्लादेश की सीमा को छूता है, बांग्लादेश की सीमा को। और असम की सीमा जो है एक तो बांग्लादेश की सीमा को छूती है, और एक जो छूती है असम की सीमा वो छूती है नेपाल की सीमा को छूती है। ठीक है, असम, बांग्लादेश और नेपाल की सीमा को। तो बोल रहा है क्या, कम से कम 2 देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये तो 3 देश की सीमा को स्पर्श करता है, ये भी 2 देश की सीमा को स्पर्श करता है ना। और यहां पर आप देखेंगे मणिपुर जो है वो केवल एक देश की सीमा को स्पर्श करता है, और असम जो है वो 2 देश की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा क्या, 1, 2 और 4। कम से कम 2 देश की सीमा को, तो 1, 2 और 4 इसका आंसर सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप 1, 2 और 4 कहां पे है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी है, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देश से मिलती है। अब यहाँ पर कौन सा बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। पहला सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर रसिया है। दूसरा, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। देखिए तट रेखा की कुल लंबाई, अगर मुख्य भूमि की लंबाई बोलेगा, ये भारत की मुख्य भूमि है, इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। और लक्ष्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, इन दोनों की लंबाई है 1416.5 किलोमीटर। तो दोनों को अगर मिला दोगे तो कितना आएगा, 7516.6 किलोमीटर। ये बिल्कुल सही है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 7516.6 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। अगर आपको बोलता है यहाँ पर मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई तो कितना आता, 6100 किलोमीटर, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि ये वाली है। ये मुख्य भूमि में इन द्वीपों को नहीं गिनते हैं। द्वीपीय सीमा की तटों की लंबाई बोलता तो कितना आएगा, 1416.5। अलग अलग तरीके से भी सवाल आ सकते हैं, तो याद रखना तटरेखा की कुल लंबाई पूछा है 7516.6 किलोमीटर आएगा। तीसरा है, भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है। तो स्थल सीमा 8 पड़ोसी देशों से नहीं मिलती, 7 पड़ोसी देशों से मिलती है। तो पहला जो है वो गलत है, दूसरा बस सही है, तीसरा भी गलत है। तो केवल 2 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, केवल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, मतलब वही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोल रहा है, तो वो कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसके आधार पर भारत की जो है समय निर्धारित होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। हिमालय का निर्माण पूर्ववर्ती टेथिस सागर की अभिनति से हुआ है। तो देखो एक थ्योरी प्रचलित है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है कि जो विश्व है वो पूरा धरती से नीचे आप जब जाएंगे तो 200 किलोमीटर की गहराई पर प्लेटों के रूप में अवस्थित है। 6 प्लेट के रूप में डिवाइड है पूरा वर्ल्ड, जिसपे एक यूरेशियन प्लेट है, जिसपे यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन महाद्वीप है, एक एशिया महाद्वीप है, एशियन प्लेट है ना, एक अफ्रीका महाद्वीप है जिसपे अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीकन प्लेट है जिसपे अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। तो उसी तरीके से क्या है, इंडियन प्लेट के ऊपर इंडिया है, भारत स्थित है, तो ये पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत वाला इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट दोनों एक दूसरे से चिपका था, अब दोनों अलग होके क्या बोलते हैं, इंडियन प्लेट जो है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर तैर रहा है साउथ अफ्रीका से, अफ्रीकन प्लेट से। तो ये वाला जो भूमि है ना उसको गोंडवाना लैंड बोलते थे पहले, ये वाला जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत का भूमि है उसको, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा, हिमालय का निर्माण पूर्ववर्ती टेथिस सागर की अभिनति से हुआ है। तो हिमालय आज के डेट में जहां पर है वहां पर पहले टेथिस सागर हुआ करता था। अब यहाँ पर बहने वाली नदियों ने, उत्तर में हिमालय के अंगारा लैंड था, दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। तो अंगारा लैंड से कई सारी नदियां आई और टेथिस सागर को पाट दिया और वहां पर एक पहाड़ का निर्माण हुआ अवतलन के थ्रू। अवतलन बोलते हैं जैसे कि पाट दिया, इस तरीके से गड्ढा था, यहाँ पर सागर था, तो यहाँ पर से क्या है, नदियां बहती हुई आई और सागर को पाट दिया और नीचे धंसने लगा, तो इसी को बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा धंस गया और अवतलन हुआ, जिससे ऐसा इस तरीके की आकृति का निर्माण हुआ। तो इसी को हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेथिस सागर की अभिनति से हुआ है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ऑप्शन जो है वो सही आ जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर की अभिनति से हुआ है, ये दोनों ही ऑप्शन सही है आपके। 6वां आएगा सी, 1 और 2 दोनों। 7वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। भारत में सातवां नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। भारत में पर्वतों के अध्ययन पर अवस्थान पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम है। तो देखिए, दक्षिण में डोडा बेट्टा कैलाश धौलागिरी विंध्याचल, डोडा बेट्टा विंध्याचल धौलागिरी कैलाश, डोडा बेट्टा कैलाश डोडा बेट्टा धौलागिरी कैलाश डोडा बेट्टा और विंध्याचल, और धौलागिरी विंध्याचल डोडा बेट्टा और कैलाश। दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर जमाना है तो देखेंगे आप, डोडा बेट्टा जो है वो केरल में है, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है, धौलागिरी हिमाचल प्रदेश में है और कैलाश ये तिब्बत में है। तो ये आएगा सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा बी। डोडा बेट्टा जो है वो डोडा बेट्टा जो है तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा चोटी है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश, धौलागिरी ये हिमाचल प्रदेश और कैलाश तिब्बत में है। तो यहां पर बी आंसर आ जाएगा। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के साथ पुट का प्रयोग करना है। इधर दिया हुआ है ये दर्रा है और इधर दिया हुआ स्थान। तो जोजिला दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है, यहाँ पर देखिए जोजिला दर्रा स्थित है कहाँ, लद्दाख में। शिपकिला दर्रा, ठीक है, शिपकिला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। और नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में स्थित है। तो A3 कहाँ है, A3, उसके बाद B1, C2 और D4। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा C। उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेक ये तीनों दर्रे स्थित है। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा C। आगे बढ़ते हैं। 9वां, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है। शिलोंग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पुरातः शाही है ना, मतलब एक हिस्सा है बोल रहा है, हिस्सा। B, अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। विंध्य पर्वत वलन पर्वत के उदाहरण है और राजमहल उत्तर उच्च भूमि लावा निक्षेपों से संगठित है। तो यहां पर देखिएगा आप, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है पूछ रहा है। शिलांग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। देखो पहले क्या था, शिलांग का पठार कहां स्थित है, शिलांग का पठार मेघालय में स्थित है यहाँ पर। तो शिलांग का पठार पहले ये प्रायद्वीप का पठार है। शिलांग का पठार पहले प्रायद्वीपीय भारत का ही पठार का ही हिस्सा था। आगे चलकर क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो हिस्सा था, यहाँ पर ये जो हिस्सा था ये प्लेन था, प्लेन, ठीक है। मध्य भाग अवतलित हुआ का मतलब ये वाला जो बांग्लादेश आप आज के डेट में देखते हैं वो वाला भाग जो ये पहले एक साथ था, फिर ये वाला भाग धंस गया,
और यहाँ पर से आने वाली प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली नदियों ने इस मध्य क्षेत्र को, जो धंसा हुआ क्षेत्र है, उसको पाट दिया कंकड़ पत्थर बालू लाके, जिससे क्या हुआ, बांग्लादेश अभी वर्तमान क्षेत्र में देखते हैं। तो ये सीलांग का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा था पहले, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो आर्कियन सेल समूह से बना है, बिल्कुल सही है। विंध्यन वलन पर्वत का उदाहरण है। विंध्यन जो है वो ब्लॉक माउंटेन है, वलन पर्वत नहीं है, ब्लॉक माउंटेन है, ये गलत है। और राजमहल उच्च भूमि लावा निक्षेपों से संगठित है। तो राजमहल जो, इसको क्या बोलते हैं बताऊं, ये वाला जो गैप है उसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। अभी ये जो बताया मैंने आपको, ये बांग्लादेश वाला हिस्सा। तो यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी स्थित है झारखंड में। तो यहाँ पर जो है दक्कन ट्रैप जो है वो यहाँ पर निर्मित है, महाराष्ट्र और गुजरात, थोड़े से गुजरात के क्षेत्र में। दक्कन ट्रैप का निर्माण लावा से हुआ है। लावा जो है बह के भी इधर गया है, जिससे राजमहल गारो गैप का निर्माण हुआ। मतलब ये राजमहल उच्च भूमि जो है लावा निक्षेपों से संगठित है, क्योंकि इस वाला जो क्षेत्र है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाला, वहां पर लावा के जमाव से और ठंडे होने से वो क्षेत्र का निर्माण हुआ है, और यही लावा पिघल के कहां तक गया है, राजमहल पहाड़ी तक गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, लावा निक्षेपों से बना हुआ है। तो यहां पर गलत कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी आंसर क्या आएगा, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा सही नहीं है बोला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पहाड़ी है और ये कहाँ स्थित है पूछा है, तो गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी कहाँ है, गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों मेघालय में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है, गारो सही है। मिकिर पहाड़ी, रेंगमा मिकिर, ये असम में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। कैमूर पहाड़ी, ये सिक्किम में, और कैमूर पहाड़ी जो है सिक्किम में स्थित नहीं है, ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, और तीसरा जो है कैमूर की पहाड़ियां तो आपका कहाँ है, ये विंध्य पर्वत का ही पूर्वी हिस्सा है कैमूर की पहाड़ियां, राजपीपला, महादेव और कैमूर जो छत्तीसगढ़ में भी आती है। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा जो है वो सही है, पहला और दूसरा जो है वो क्या है, सही है। तो कौन सा कथन सुमिलित है बोल रहे हैं, तो केवल 1 और 2, ए आंसर आ जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा जो है वो गलत है। ठीक, इधर देखते हुए चल रहे हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11। हिमालय की मुख्य चोटियां दी गई है, इन्हें उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में जमाइए। तो अब देखो यहां पर सबसे ऊंचा, उच्च से निम्न ऊंचाई, सबसे ऊंचा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम हाइट। तो सबसे हाइटेड है क्या, कंचनजंगा, जिसका है 85-94, जिसका हाइट कितना है 85-98 है, 85-98। उसके बाद है धौलागिरी। तो धौलागिरी का कितना हाइट है, इसका हाइट है, धौलागिरी का हाइट है 81-72 मीटर, 81-72। उसके बाद है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत का हाइट है 81-26 मीटर, 81-26 मीटर। और नंदा देवी, नंदा देवी का हाइट है 78-17 मीटर, 78। नंगा पर्वत का, नंदा देवी का हाइट है 78-17 मीटर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सबसे ऊंचा फर्स्ट, उसके बाद फिर 81-72 4, उसके बाद क्या आएगा नंगा पर्वत 2, और उसके बाद नंदा देवी 3, 1423, 1423, ए इसका सही आंसर आ जाएगा, है ना। इसके हाइट को भी याद रखिएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। लघु हिमालय या हिमालय, हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित है। लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं इसको, मध्य हिमालय भी कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम, धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, जास्कर। तो यहाँ पर धौलाधर श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है, महाभारत श्रेणी है, और महाभारत के अलावा एक और श्रेणी है नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। ये जास्कर श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, लघु हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी, है ना। तो ये 3 आ जाएगा, तो केवल 1, 2 और 3, ये बी आंसर आ जाएगा। ये वाला जो जास्कर है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में किस मतलब किस राज्य में कौन सा तट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखो आप, गुजरात काठियावाड़ तट, ये वाला जो तट है गुजरात का, ये वाला जो तट है, ये वाला तट, इसको बोला जाता है काठियावाड़ तट, है ना। उसके बाद महाराष्ट्र का जो तट है उसको बोला जाता है क्या, कोंकण तट, कोंकण तट। तो ये महाराष्ट्र और गोवा तक फैला हुआ है। फिर उसके बाद गोवा से लेके कर्नाटक तक के तट को, है ना, उसके बाद कन्नड़ तट। तो जो कर्नाटक वाला जो तट है इसको बोला जाता है क्या, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। तो कन्नड़ तट गोवा से कर्नाटक तक फैला हुआ है, मैक्सिमम विस्तार कर्नाटक में है। और कर्नाटक से केरल तक को बोला जाता है मालाबार तट, मालाबार तट। तो यहां पर अब मिलाओ,
तो गुजरात में काठियावाड़ तट बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में कोंकण तट बिल्कुल सही है, कर्नाटक में मालाबार तट नहीं है, कर्नाटक में कन्नड़ तट है, तो ये गलत है। और केरल में कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट केरल में नहीं है ना, ये भी गलत है। केरल में क्या है, मालाबार तट, कोरोमंडल तट जो है वो तमिलनाडु में है, तो ये गलत है। तो ये दोनों गलत हो गया, तो ए और बी बस सही है। कौन सा युग में सुमिलित नहीं है बोल रहा है, तो देखो ये सही होगा ना, ये जो होगा वो सही होगा, क्योंकि देखो जो मालाबार तट है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, मैंने कहा कर्नाटक से केरल तक। हालांकि मालाबार तट का 90% हिस्सा केरल में फैला हुआ है, लेकिन कर्नाटक में भी तो है ना, तो ये सही हो जाएगा। कर्नाटक और केरल दोनों में फैला हुआ है मालाबार तट, लेकिन केरल में कोरोमंडल तट नहीं है, केरल में मालाबार तट है। कोरोमंडल तट वो केरल वाले को नहीं बोलते, तमिलनाडु में है। तो इसका इसमें पूछ रहा कौन सा सुमिलित नहीं है, तो केरल आ जाएगा, कोरोमंडल तट। ठीक, आंसर आ जाएगा डी। 14वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलो। राज्य और सबसे ऊंची चोटी, केरल, केरल की सबसे ऊंची चोटी है सारामती। नागालैंड, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, एक मिनट, केरल की सबसे ऊंची चोटी यहां पे देखिए, केरल की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। नागालैंड, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है क्या, सारामती। उत्तराखंड, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। तो यहां पर मिलाओ अब A3 B4 C2 और D1, तो सी आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आ रहा है अच्छे से, सी आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं 15वां नंबर का क्वेश्चन। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, तो मैं आपको समझाता हूं इसको। देखो, विष्णु गंगा और धौला गंगा दो धाराएं निकलती हैं किससे, सतोपथ ग्लेशियर से। सतोपथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा और धौला गंगा दो धाराएं निकलती हैं, जो यहां पर आकर मिल जाती हैं, इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। आगे अलकनंदा बनती है, विष्णु प्रयाग से एक नदी नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी कहां आके मिलती है, कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। उसके बाद आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी, उसके बाद पिंडार नदी, पिंडार नदी कहां पर आकर मिलती है, देखो नंदाकिनी नदी बनती है नंदप्रयाग में, नंदप्रयाग में आकर मिलती है। उसके बाद अलकनंदा नदी से पिंडार नदी आकर मिलती है कर्णप्रयाग, उसके बाद आगे बढ़ती है और है ना पिंडार नदी, उसके बाद मंदाकिनी नदी आकर मिलती है, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, और उसके बाद अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है, देवप्रयाग में, और संयुक्त धारा को कहा जाता है क्या, गंगा नदी। तो पंचप्रयाग बोलते हैं ना, तो पंचप्रयाग कौन कौन सा है, विष्णु प्रयाग हो गया ये विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी, नंद प्रयाग, तो 1 2 3 4 और 5वां देवप्रयाग। अलकनंदा नदी निकलती है गोमुख से, भागीरथी नदी, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गोमुख से निकलती है कौन सी नदी, भगीरथी नदी। तो यहाँ पे आप देखेंगे विष्णु गंगा धौली गंगा कहाँ, सतोपथ सीमानी से निकल रही है, विष्णु प्रयाग, आगे अलकनंदा, नंदाकिनी नदी मिली नंद प्रयाग, उसके बाद पिंडार नदी कर्ण प्रयाग, पिंडार नदी जहां से अलकनंदा में मिलती है, और आगे अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा नदी से भगीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है, और संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है। तो बोल रहा है अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, तो आंसर आ जाएगा बी, मंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार से नहीं निकलती, मतलब हिमालय का उस पार मतलब क्या, तिब्बत वाला क्षेत्र। तो यहां पर आप देखेंगे सिंधु नदी चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से निकलती है, सतलुज नदी मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर राकेशताल के पास से निकलती है। गंगा नदी, गंगा नदी जो है वो गोमुख से निकलती है, गोमुख गंगा नदी। गंगा नदी को अगर देखो तो गंगा नदी कैसे बनती, मैंने बताया भागीरथी और अलकनंदा दोनों के मिश्रण से गंगा नदी बनती है, जहां पर भागीरथी नदी जो है वो उत्तरकाशी जिला गोमुख के निकट से निकलती है, और अलकनंदा नदी जो है विष्णु गंगा और धौला गंगा दो धाराओं से मिलकर बनती है। तो ये जो गंगा नदी है वो तो उत्तराखंड से निकलती है ना, ये तिब्बत वाले क्षेत्र से कहां निकलती है, हिमालय के पार वाले से, ये तो उत्तराखंड से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है अगेन मानसरोवर झील से निकलती है जो तिब्बत में है, तो ये गंगा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये उससे झील निकलती है ना। आगे देखते हैं, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले है सिंधु, सिंधु खुद, सिंधु, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद व्यास, और उसके बाद सतलज। ये पूरा जो है 6 नदियां दिखना दे, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु अलग से याद रखो, झे ची रावी और सतलज, तो यहां पे देख लो आप। उसके बाद क्या है, झेलम पहले आएगा, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज,
ठीक है, तो 2 झेलम, ठीक है, फिर चिनाब आएगा ना, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, झेलम, चिनाब, रावी और 4, 2 3 2 1 3 4, है ना। यहाँ पे देखोगे आपका आएगा 2 1 3 4, कहाँ है भाई, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखो, चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग न्यूनतम दूरी तय करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम कौन सा है। यहां पर आप बोल रहा है, इसको पहले बनाते हैं इसको समझने के लिए। तो यहां पर आप देखोगे इधर से इधर जाना है, चेन्नई यहां पर है, कलकत्ता कहां पे है, यहां पे चेन्नई से कलकत्ता, इधर कलकत्ता जाना है। तो यहां पर कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो सबसे पहले आप देखोगे ये आपका, देखो ये जो यहां पर पेन्नूरू नदी है, तो पेन्नूरू नदी जो है वो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से निकलती है और कहाँ जाके जल गिराती है, अपना आंध्र प्रदेश में, तो ये भी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद गोदावरी नदी, देखो गोदावरी नदी कहाँ जाके, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से मिलती है, वो भी जाके आंध्र प्रदेश में ही अपना जल गिराती है, तो ये भी गोदावरी नदी। और ऊपर देखो महानदी, महानदी उड़ीसा में अपना जल गिराती है। और सुवर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल के आसपास अपना, मतलब उड़ीसा वाले क्षेत्र में ही अपना जल गिराती है। तो यहाँ पर क्या क्या है, नदी आ जाएगा, एक पेन्नूरू आ जाएगा, उसके बाद कृष्णा आ जाएगा, उसके बाद गोदावरी नदी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका महानदी आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा। तो ये सी आंसर आएगा। पेन्नूरू के बाद महानदी नहीं है क्योंकि महानदी ऊपर है, तो ये गलत हो गया। कृष्णा के बाद पेरियार, ये तो नहीं है। गोदावरी, ये भी गलत है। कृष्णा कावेरी, ये भी नहीं है, गलत है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, तो ये वाला आंसर आएगा सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कश्मीर हिमालय की झीलों के कौन से युग्म क्या बोल रहे हैं, सुमेलित है बोल रहा है। देखो डल झील मीठे पानी की झील, डल झील मीठे पानी की झील है, सही है। वुलर झील खारे पानी की झील नहीं है, ये भी मीठे पानी की झील है, जो झेलम नदी पर बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो ये गलत है। पांगोंग सो झील, ये खारे पानी की झील है, ये सही है, ये लद्दाख में स्थित है, ये तो खारे पानी की झील है, सही है। सोमू रिरी झील, ये मीठे पानी की झील नहीं है, ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की, ये भी लद्दाख में स्थित है। तो यहां पर आप, ये गलत है। तो यहां पर आप देखोगे कौन सा युग्म सुमिलित है, तो 1 और 3 सुमिलित है, केवल 1 और 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये खारे पानी की झील है, मीठे पानी की नहीं है, और ये मीठे पानी की झील है, खारे पानी की नहीं, तो दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 20वां नंबर का क्वेश्चन। यहां पे देखो सूचियों में, देखो यहां पर दिया नगर, ये कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है, लखनऊ गोमती नदी के तट पे है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पे है, सूरत ताप्ती नदी के तट पे है, और पटना गंगा नदी के तट पे है। तो आंसर क्या आ जाएगा, A4B3 किसमें है भैया, A4B3 A4B3 C2 D1, और यानी आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, बी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन में समझाने वाला कुछ खास नहीं है, वहां पे मैं फटाफट कर रहा हूं, क्योंकि क्या है कि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर वीडियो, है ना। ऐसे में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में निम्न में से कथन पर विचार कीजिए। पहले तो समझो कि ITCZ होता क्या है। ITCZ क्या है, एक ऐसा क्षेत्र, कम दाब का क्षेत्र होता है, लो प्रेशर जोन, क्या इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोलते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, या कम दाब का क्षेत्र, कम दाब का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र ऐसे जगह पर विकसित होता है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, सूर्य की किरणें लगातार पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, कम दूरी पर पड़ती हैं, वह जगह पर क्षेत्र निर्मित होता है। आप देखोगे यहाँ पर अर्थ में ये जो है वो क्या है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, और यहाँ पर क्या है, मकर रेखा, है ना। तो इनके बीच जो है ये वाले क्षेत्र को इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। सूर्य की किरणें लगातार पड़ती हैं, अब सूर्य की किरणें लगातार पड़ेंगी, है ना, तो क्या होता है, स्थल जो है वो गर्म होगा, गर्म होकर हवा क्या होगा, हल्का होगा। हवा जो है यहां से उठ के कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, और जब यहां पर से हवाएं जो है वो गर्म होकर ऊपर उठेंगी, तो ये जो है वो कम दाब का क्षेत्र निर्मित होगा, मतलब ये वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा। तो यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों को, इस खाली स्थान को भरने के लिए हवाएं जो है वो यहाँ पर खींचने का प्रयास करेंगी, तो इसी को कहते हैं ITCZ क्षेत्र। अब यहाँ पर बोल रहा है यह विषुवतीय अक्षांशों के विस्तृत गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है। तो मैंने बताया निम्न दाब का क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप अक्षांशों के बीच स्थित है, देखो, है ना। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। मैंने क्या बताया, ITCZ वहां पर विकसित होगा जहां पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी डायरेक्ट,
तो जितना ज्यादा सूर्य का किरण अगर उत्तर में पड़ना चालू हो रहा है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में पड़ना चालू हो रहा है, तो ITCZ उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा सक्रिय होगा, क्योंकि सूर्य की किरण पड़ेगी तभी तो स्थल वाला क्षेत्र गर्म होगा और गर्म होकर हवाओं को उठाएगा। और दक्षिण में अगर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, दक्षिण भारत में मतलब दक्षिणायन होगा सूर्य का, तो दक्षिण क्षेत्र में ITCZ जाएगा। तो इसका क्या है, उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है, बिल्कुल सही है। तो ये 1 और 2 दोनों सही है, आंसर सी 1 और 2 दोनों सही। आगे देखते हैं, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जलवायु वाला, ठीक है। एक वीडियो मैंने जलवायु वाला डला हुआ है शायद यूट्यूब चैनल पे, देखिएगा आप उसको। भारतीय उप महाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? निवर्तन मतलब मानसून का लौटना, उसका प्रमुख कारण पूछ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती अवदाब, पूर्वी जेट स्ट्रीम, सूर्य का दक्षिणायन होना, पश्चिमी विक्षोभ। इसका मुख्य कारण होता है सूर्य का दक्षिणायन होना, वापस लौटने का। सूर्य का दक्षिणायन होना, इसका मतलब क्या होता है, ये है उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसको विभाजित करती है। यहाँ पर है सूर्य। उत्तरायण का मतलब होता है सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ना शुरू होती हैं तो उसको उत्तरायण बोलते हैं। सूर्य की किरणें जब ज्यादा सीधी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ना चालू होती है तो उसको दक्षिणायन बोलते हैं। तो सूर्य की किरणें जब दक्षिणी गोलार्ध में पड़नी चालू होती हैं तो वो क्या करता है, मानसून को अपने साथ क्या करती है, लौटाना शुरू करती है। तो ये सूर्य का दक्षिणायन होना इसका मुख्य कारण है। 23वां नंबर का क्वेश्चन, 23वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के प्रमुख कारण क्या है? समुद्र के समकारी प्रभाव से दूरी स्थिति। उत्तर भारत में ठंड के समय में बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, क्यों? देखो, समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थिति। देखो, समुद्र के जो पास रहता है ना, समुद्र देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, और जो स्थल सीमा होती है ना, भूमि, वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। तो बिल्कुल सही है कि जो उत्तर भारत है वो समुद्र से दूर है, इसलिए वो जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी गर्म हो जाता है। क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाता है इसलिए क्या है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है उधर। बाकी समुद्र के आसपास वाले राज्यों को देखो आप, शहरों को देखो, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पर ज्यादा ठंड नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत देर से गर्म होता है, देर से ठंडा भी होता है, तो गर्मी ज्यादा पड़ता है, ठंडी पड़ता ही नहीं यहाँ पर। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने, तो उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने, इसको कोई मतलब नहीं है, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों उसका कारण नहीं है ज्यादा ठंड पड़ने का। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात, मतलब बर्फबारी होती है आसपास के हिमालय के क्षेत्र में, तो हवा ठंडी रहती है, और बर्फ, चूंकि बर्फ की वर्षा होती रहती है, हवाएं और ठंडी हो जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भारत से, ये भारत वाला क्षेत्र है, तो इधर वाले क्षेत्र में देखोगे विश्व के नक्शे में आप, तो काला सागर और क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, कैस्पियन सागर से उठने वाली हवाएं हैं जो यहाँ पर पूर्व दिशा की ओर उड़ती हुई ऐसी आती रहती हैं, और ये जो सागर मिलता है उन सागरों से क्या है, जलवाष्प अवशोषित करती हुई आती हैं और यहाँ पर आकर पहाड़ों से टकरा जाती हैं जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में, जिसके कारण से जबरदस्त वर्षा होता है। और जहां पर जो हिमपात वाला, जो हिमाचल हिमालय वाला हिस्सा है वहां पर बर्फबारी होती है, और जो पंजाब वाला हिस्सा है वहां पर बूंदों के रूप में गिरता है। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, पश्चिम से उठने वाली हवाएं हैं जो ऐसा क्रॉस करके अपने साथ जलवाष्प को लिए हुए आती हैं और पहाड़ों से टकराकर वर्षा करती हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि ठंड के समय में वर्षा हो, ठंड के समय में बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, वो है ना। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ता है। तो 1, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4, ऑप्शन ए बी सी में तो नहीं है 1, 3 और 4, यहां पर होगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। 2 सही कारण नहीं है, बनेगा। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप सबको। उससे क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरीके से मैंने जो एफर्ट डाला वो आप लोग के काम आया कि नहीं आया, ये मैं जानना चाहता हूं। तो आप लोग जरूर लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, सब समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पाई जाने वाली काली मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब बताओ। इस मृदा को रेगुर कपासी मृदा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। रेगुर, भर्री, कपासी, ये सब बोला जाता है इसको। इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है, बिल्कुल गलत है। नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस, तीन चीज की, भारत की सारी मिट्टियों में ना नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। तीसरा, खट्टे फलों की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है, बिल्कुल सही बात है। काली मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दक्कन का पठार वाले हिस्से, जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, उसमें सबसे ज्यादा काली मिट्टी का विस्तार है। तो ये ऑप्शन 2 बस गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा? 1, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4।
निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा स्वतः जुताई के गुण प्रदर्शित करती है? लाल और पीली, लैटेराइट, काली, पिट युक्त। देखो जो काली मिट्टी होती है ना वो देखो नमी के समय में बहुत ज्यादा जल को अवशोषित करती है, तो नमी रहती है, और गर्मी के समय में ना वो मिट्टी फट जाती है। काली मिट्टी जो है वो दरार आ जाता है, बड़ा बड़ा दरार, आप इमेजेस वगैरह में देखे होंगे, बड़ा बड़ा काली मिट्टी में दरार आ जाती है। ठीक है, तो ये जो मिट्टी है अपने आप को स्वतः रूप से क्या कर देती है, जुताई कर लेती है, इसको जुताई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो काली मृदा को चूंकि नमी भी बहुत ज्यादा होती है और गर्मी के समय में दरार आ जाती है, तो अपने आप को रिसाइकल कर लेती है, मतलब ऊपर नीचे कर लेती है, तो जिसके कारण इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, काली मृदा को याद रखिएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है? भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित मृदाओं को उनके क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आरोही बोल रहा है, अवरोही नहीं बोल रहा है, आरोही मतलब बोल रहा है घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा पहले रहेगा, आरोही अवरोही को देख लेना भाई, इंक्रीजिंग बोल रहा है कि डिक्रीजिंग बोल रहा है। तो यहां पर क्या आएगा? जलोढ़ सबसे ज्यादा जलोढ़ है, फिर उसके बाद लैटेराइट है, सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा का विस्तार है, फिर उसके बाद लैटेराइट, उसके बाद काली मृदा का विस्तार है सबसे ज्यादा भारत में, और उसके बाद है पहला है जलोढ़, है ना, उसके बाद है लाल मृदा। तो याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। सबसे बड़ा ज्यादा है विस्तार है जलोढ़ का, उसके बाद है लाल मिट्टी का, है ना, उसके बाद है काली मिट्टी का, और उसके बाद है लैटेराइट। तो यहां पर क्या है? जलोढ़ पहला आएगा, उसके बाद लाल मिट्टी का विस्तार है तो तीसरा, उसके बाद चौथा, और उसके बाद दूसरा। तो कहां है? पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। तो यहां पर बोल रहा है आरोही क्रम में जमाओ, आरोही, है ना। तो अवरोही होता है क्या? घटता क्रम। ठीक है, अवरोही को बोलते हैं घटता क्रम, आरोही इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम कहां है? तो यहां पर इसको उल्टा कर दो, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1 आएगा। तो यहां पर बोल रहा है आरोही क्रम, है ना, सबसे ज्यादा दो नंबर लैटेराइट मृदा। जो देखो आरोही क्रम है ना, आरोही में ऐसा आएगा घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अवरोही में आता है, अवरोही में घटता क्रम आता है, आरोही में इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर आरोही में, है ना, मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम मतलब सबसे कम से सबसे ज्यादा की ओर। सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, है ना, इसमें देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा ना, सबसे कम से सबसे ज्यादा। तो अब यहां पर देखो सबसे कम कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे कम जो है वो लेटेराइट है, उसके बाद काली है, उसके बाद लाल है, उसके बाद जलोढ़ है। तो 4 3 2 1, तो यहाँ पे देखोगे आप 2 4 3 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो आरोही क्रम है इसका मतलब होता है बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और अवरोही का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं अपने टाइम पे इसमें बहुत कंफ्यूज होता था, इसीलिए आज भी कंफ्यूजन बरकरार है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूजन मत होना, ये इंपॉर्टेंट है वहां पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। आगे देखो 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर, आईसीएआर वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आईसीएआर, इंडियन कल्चर ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके अनुसार इंसेप्टिसॉल, एल्फिसॉल, एंटीसॉल, वर्टिसॉल, चारों प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। तो यहां पर आएगा 1 2 3 और 4। आईसीएआर के अनुसार चारों प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। आगे 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर का पठार। सदाबहार वन वे वन होते हैं जो वर्ष भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, साल भर हरे हरे रहते हैं। तो वो कौन से जगह पे पाए जाएंगे? जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। और यहां पर आप देखोगे कि वर्षा जो है पश्चिमी घाट पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। इसके अलावा जो मेघालय शिलांग का पठार है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जहां पर है, वहां पर 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। मासिन राम जिसको बोलते हैं, खासी गारो खासी जयंतिया, खासी पहाड़ी पर स्थित है मेघालय में, तो वो स्थान। तो ये दोनों जगह पर क्या पाया जाता है? सदाबहार वन पाया जाता है। तो सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाया जाएगा। ये जो है बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि जड़ें जो होती हैं उनकी छोटी होती हैं, क्योंकि ऊपर ही इनको पानी मिल जाता है। हाइट जो है वो बहुत ज्यादा होता है ना। तो इसलिए क्या होगा? पश्चिमी घाट में पाया जाएगा, और मेघालय में भी पाया जाता है, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहां पर ये वन का विस्तार होगा।
29 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन से सागौन वन पाया जाता है? सबसे ज्यादा सागौन वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक सागौन वन किसमें पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, याद रखना। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल जो है कपास, मूंगफली, धान। गेहूं जो है रबी की फसल है। गेहूं किसकी है? रबी की फसल है। तो 1, 2 और 3 आ जाए सही उत्तर। ठीक, 1, 2 और 3। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। 31, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से। बताओ आधे से ज्यादा सोयाबीन कहां से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। आधा से अधिक सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ICRIS-80 कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद स्थित है, हैदराबाद में, है ना। मतलब फसलों से संबंधित, क्रॉप से संबंधित रिसर्च करता है, ये हैदराबाद में स्थित है। तो ये वन लाइनर जो है उसको समझाने वाला कुछ नहीं है, एक्सप्लेनेशन, उसको फटाफट आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर देखो खनिज दिया हुआ है, यहाँ पर प्रमुख राज्य दिए हुए हैं। तो मैग्नीज, देखो जिस प्रकार से सवाल का पैटर्न आ रहा है ना उसी प्रकार से मैंने सेट किया इसको, तो ध्यान से समझना इसको। मैग्नीज, मैग्नीज जो है सबसे ज्यादा कहाँ, देखो रिजर्व जो है मैग्नीज का वो सबसे ज्यादा कहाँ है? तो मैग्नीज का सबसे ज्यादा रिजर्व है उड़ीसा में। मैग्नीज का सबसे ज्यादा रिजर्व है, देखो यहाँ पर, हाँ उड़ीसा, उड़ीसा। जिप्सम का सबसे ज्यादा रिजर्व है राजस्थान में। ठीक है, जिप्सम का सबसे ज्यादा राजस्थान में, चूना पत्थर का कर्नाटक में, और मैग्नेसाइट का सबसे ज्यादा रिजर्व है उत्तराखंड में, मतलब सबसे ज्यादा भंडारण है। तो यहाँ पर A4, B3, A4, B3, C2 और D1। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आ जाएगा D। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको, सबसे ज्यादा रिजर्व है। बंदर परियोजना निम्नलिखित में से किस खनिज के खोज से संबंधित है? मध्य प्रदेश है जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का पन्ना का जो खान है, तो हीरा के लिए क्या बोलते हैं, 2004 के आसपास वहां पर बंदर परियोजना चलाई गई थी। 2017 में बाद में जाके आगे जाके क्या हो गया था, जो जिस क्षेत्र में वो चलाई गई थी, है ना, छतरपुर वाले क्षेत्र में, तो बंदर परियोजना पे क्या था, वो क्षेत्र था, वो पर्यावरण दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील क्षेत्र था। पर्यावरण के इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं था, इको फ्रेंडली, पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा संवेदनशील था, जिसके कारण 2017 में उसको बंद कर दिया गया। तो हीरा के लिए चलाया गया था क्या? बंदर परियोजना, मध्य प्रदेश के छतरपुर वाले हिस्से में बंदर प्रोजेक्ट, है ना, याद रखना। भारत में निम्नलिखित खानों में कौन सी तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती है? मलाच खंड, मलाच खंड का खान कहाँ है? मलाच खंड, बालाघाट और मलाच खंड दोनों MP में है। खेतड़ी ये राजस्थान में है, ये भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और कोडरमा ये तो झारखंड में है, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड जो है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 ये तांबा के लिए जाने जाते हैं, और कोडरमा जो है झारखंड में वो अभ्रक के लिए जाना जाता है। इसको देखो, वह कौन से क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? ज्वारी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा क्या होता है भाई? समुद्र में जो ज्वार आता है वहां पर मशीन लगा देते हैं, उसको मशीन में जो ज्वार पड़ता है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है। टोटल 8,000-9,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन जो है वो ज्वारी ऊर्जा से किया जाता है भारत में, जिसमें अकेले 7,000 मेगावाट क्या करता है ये खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में अकेले 7,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है ज्वारी ऊर्जा से। तो यहाँ पर खंभात की खाड़ी कहाँ पर है? ये वाला क्षेत्र जो इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी, ये तो गुजरात वाला जो क्षेत्र है ना, गुजरात महाराष्ट्र से, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी, है ना। आगे देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहां से किया जाता है? आंध्र प्रदेश तट से, गुजरात तट से, बंबई हाई से और तमिलनाडु से। मुंबई हाई, बंबई हाई जो है बंबई शहर से लगभग 20 किलोमीटर के बाद स्थित है। बंबई हाई क्षेत्र से बहुत ज्यादा किसका उत्पादन होता है? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको बोल रहा है नगर के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है, किसका मतलब क्या, किसको औद्योगिक नगर बोलते हैं, किसको परिवहन नगर? तो औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर कहा जाता है भिलाई को, भिलाई स्टील प्लांट स्थित है। परिवहन नगर, परिवहन नगर बोला जाता है विशाखापट्टनम को, परिवहन नगर। खनन नगर, खनन नगर बोला जाता है सिंगरौली को। और गैरिसन छावनी नगर बोला जाता है किसको? अंबाला को।
गैरिसन छावनी नगर बोला जाता है अंबाला को। तो आंसर क्या जाएगा, A2B1C3, 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 A2B1C3 और D4। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 38 का, ऑप्शन नंबर ए, 38 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर। ठीक है, इस पर बताओ किसके सहयोग से बना था प्लांट। तो देखो राउरकेला प्लांट, जो राउरकेला प्लांट है और सोवियत संघ, रूस, भिलाई जर्मनी, दुर्गापुर यूएसए, गलत है। देखो राउरकेला जो बना था वो जर्मनी के सहयोग से बना था, भिलाई जो है वो रसिया के सहयोग से बना था, दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन के सहयोग से बना था, ब्रिटेन के सहयोग से बना था। तो तीनों गलत हो गया ना। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, कौन सा सुमिलित है। राउरकेला सोवियत संघ के नहीं बना था, जर्मनी के प्रयोग से बना था। भिलाई सोवियत संघ रूस के नहीं बना था, जर्मनी से नहीं बना था, रूस से बना था। तो ये दोनों गलत हो गया। और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना था, यूएस के। तो तीनों गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। रेलवे मंडल और मुख्यालय, पश्चिम मध्य मुख्यालय क्या है, यहां पर पश्चिमी मध्य का मुख्यालय क्या है, दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिण पूर्व मध्य का मुख्यालय क्या है, बिलासपुर है ना। पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व का मुख्यालय क्या है, यहां पर आप देखोगे गोरखपुर है। ठीक है, पूर्व मध्य का मुख्यालय क्या है, पूर्व मध्य का मुख्यालय हाजीपुर है। और पश्चिम मध्य का मुख्यालय क्या है, जबलपुर। ठीक, तो यहां पर क्या आ जाएगा, A1 B3, A1 B3 है ना, C4 और D2। आंसर क्या जाएगा, डी। यहाँ पर देखो इससे जो रेलवे मंडल का मुख्यालय है उसे पिछले के पिछले पीएससी में ही क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है उसी तरीके का क्वेश्चन को मैंने डालने का कोशिश किया यहाँ पे, ताकि आपका बेहतर हो सके तैयारी आपकी। देखो डी आंसर आ जाएगा इसका सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है। स्थल रुद्ध मतलब जो डायरेक्ट समुद्र के कांटेक्ट में नहीं है, समुद्र से थोड़ा दूर नदियों में, मतलब अलग से बसा हुआ है और समुद्र से रास्ते के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो देखो विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है ना, वहां पर डॉल्फिन नोज है, एक पहाड़ी स्थित है, जो आप समुद्र से जब आओगे ना तो दिखेगा ही नहीं वहां पर बंदरगाह स्थित है करके। तो सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह को। तो डॉल्फिन नोज एक पहाड़ी है, उसके पीछे जस्ट स्थित है वो, तो डायरेक्ट समुद्र से कनेक्टेड नहीं है, एक रास्ते के थ्रू कहाँ समुद्र में जाता है। तो उसी लिए विशाखापट्टनम बंदरगाह इसका आंसर आ जाएगा। एन्नोर तो चेन्नई में स्थित है, तूतुकुड़ीन भी चेन्नई में स्थित है ना। हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, चलो। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। कलकत्ता, पूर्वी रेलवे जोन का भी मुख्यालय है कलकत्ता, है ना। मेट्रो रेल का भी मुख्यालय है कलकत्ता। आगे देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है। 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह, तो महाराष्ट्र में तो नहीं है। यहाँ पर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो एक तो तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह, एक एन्नोर बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह, और एक तुतरी-कोरिन है, तुतरी-कोरिन बंदरगाह। ठीक है, तो ये एन्नोर बंदरगाह को एकमात्र कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह बोला जाता है, तुतरी-कोरिन बंदरगाह को मत्स्य पत्तन बोला जाता है। ये सब भी याद रखना। यहाँ पर 2 से अधिक बोल रहा है, 2 से अधिक, तो यहाँ पे 3 ठो बंदरगाह है, 3 ठो बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह है, और यहाँ पर उड़ीसा है ना। तो यहाँ याद रखिएगा तमिलनाडु इसका आंसर आ जाएगा डी। आगे देखते हैं जलमार्ग और विस्तार। तो यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया तक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है प्रयागराज से हल्दिया तक। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोट्टापुरम से कोल्लाम तक है। तो ये तीनों सही है, 1, 2 और 3। कहाँ आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2, 3। ये वाला टॉपिक से बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर पढ़ के रखना कितना तो जलमार्ग है, कहाँ कहाँ से स्थित है, सबसे बड़ा कौन सा है वो ज्यादा पूछता है इसको, तो याद रखना इसको। क्लियर है इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। सर्वाधिक लिंगानुपात है जनगणना 2011 के अनुसार पुदुचेरी का। केंद्र शासित प्रदेश का पूछ रहा है, राज्य का नहीं पूछ रहा है। तो पुदुचेरी का लिंगानुपात सर्वाधिक है, याद रखिएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है बिहार में, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा है बिहार।
है ना। अब इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। चलो इसको देखते हैं। रेलवे उपकरण, रेलवे ये भिलाई में है। मोटर वाहन, मोटर वाहन तो यहाँ पर देखो पोत निर्माण कहाँ होता है, कोच्चि में होता है, कोच्चि केरल के पोत निर्माण। साइकिल, साइकिल लुधियाना पंजाब, और मोटर वाहन जबलपुर। तो रेलवे उपकरण भिलाई में। पस्कर उपकरण नहीं है, वो पस्कर है। तो ये ए देखोगे, ए क्या है 3, A3 B4, A3 B4 C1 और D2 तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। ठीक, चलो बायोडीजल के लिए अनुशंसित पौधा है रतनजोत, करंज, घृत कुमारी, ए और बी दोनों। तो रतनजोत और करंज बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, ये दोनों जो है वो बायोडीजल बनता है इससे, बायोडीजल। 49 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा पौधा इंडियन जिनसेंग के नाम से जाना जाता है, अश्वगंधा, मुलेठी, तुलसी, नन ऑफ दिस। अश्वगंधा जो है वो इंडियन जिनसेंग के नाम से जाना जाता है, याद रखना, अश्वगंधा इंडियन जिनसेंग। और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, बच, सर्पगंधा, सफेद मुसली, अश्वगंधा, पुदीना, मेथी, घृत कुमारी, पचौरी, पसन भेदा, तुलसी, रोशा, घास, कौच, मुश्कदाना, ये क्या है, छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने वाली औषधियां, छत्तीसगढ़ के लोकगीत, छत्तीसगढ़ के व्यंजन, बायोडीजल के प्रकार। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने वाली वनौषधियां हैं सब। ठीक है, तो ये कुछ 50 क्वेश्चंस थे एमसीक्यू फॉर्म में। तो इससे आपको पता चलेगा कि किस स्तर के सवाल जो है वो आ सकते हैं, किस स्तर के सवाल आपको तैयार करके रखने हैं पीएससी के लिए। मेनली व्यापम वाले भी देख के रखिएगा, क्योंकि हम व्यापम भी आजकल डीप में क्वेश्चन पूछेगा, तो इस तरीके के सवाल वहां पर पूछ सकता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, लाइव सेशन 22 दिसंबर शाम को 7 बजे मैं और अमरदीप सर आपसे मिलेंगे, आप सबके सवालों के जवाब लेकर। तो आप जुड़ना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।